उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। हमने कल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था और आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा। हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होती है, दैट इज़ द यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंडामेंटल क्या होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो तरह की सेल्स हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स जो कि सिंगल सेल से मिलकर बनी होती हैं, और मल्टी सेलुलर सेल जो कि बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने देखा कि एंटोन वॉन ल्यूइनहोफ आए जिन्होंने पहली लिविंग सेल्स डिस्क्राइब की। उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। जैसे जैसे ही माइक्रोस्कोप की स्टडी आगे चलती गई वैसे ही सेल के और डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ते चले गए। उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी में मैथास शील्डन जिन्होंने प्लांट पर वर्क किया, प्लांट सेल पर, और कहा कि प्लांट सेल जो बनी होती हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं जो कि बाद में टिश्यू फॉर्म कर देती हैं। और दूसरे जो साइंटिस्ट हमारे थियोडर श्वान, उन्होंने प्लांट सेल पर, एनिमल सेल पर वर्क किया, जिन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिनको हम अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जब प्लांट पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर वो यूनिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर, शील्डन और श्वान ने, सेल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए थियोडर बोवरी, जिन्होंने इसको ही मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि स्वान और शील्डन ने ये नहीं बताया था कि ये जो सेल्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। फिर जो रुडोल्फ वर्चो आए उन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं, और उन्हें न्यू शेप दी किसको, सेल थ्योरी को। उसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे सेल के अंदर एक डेंसली स्टेन्ड पैक्ड जो होता है स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सेल कंटेन्स द मैट्रिक्स जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जो कि मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। और बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको ऑर्गेनेली मेनली कहा दिया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी की सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। और उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक्स सेल्स पढ़ी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मेनली बैक्टीरिया, साइन, ब्लू ग्रीन एल्गी, पपलू के फॉर्म में याद रखिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन सब के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली चार शेप्स में पाया जाता है, जिसके बारे में हम चार शेप में पढ़ते हैं: बैसिलस, रोड शेप, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियोकोमा एंड स्पाइरलम, स्पाइरल। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है, और जो जो इसके अंदर एक जेनेट जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो कि मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद विद फोरिजन डीएनए के साथ मदद करवाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंक्लूजन होता है वो प्रोकैरियोटिक का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन नहीं पाए जाते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या होती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं या डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं
स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती है। उनमें से एक मेसोसोम है जो कि सेल मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन है और डिफरेंशिएटेड फॉर्म है इसके। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सब हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, most prokaryotic cells most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemical complex जिसको हम कहते हैं सेल एनवेलप के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं उनके अंदर एक केमिकल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, केमिकल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर लेयर होती है वो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनी, ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। उसको फॉलोड करती है सेल वॉल, एंड देन सबसे इनर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है बाय द सेल वॉल जो फॉलोड की जाती है, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct function, हमें पता है कि प्रत्येक लेयर के अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं, लेकिन ये एक साथ प्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाइड करते हैं इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पोंड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द ग्राम। जो ग्राम हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोसीजर डेवलप किया जिसके अंदर वो स्टेन लेते हैं और बैक्टीरियाज को स्टेन कराते हैं, और जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो टेक अप द स्टेन्स और वे फिर उसको ऑर्गेनिक एसिड के साथ उसको ट्रीट कराते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो। मेनली अल्कोहल यूज़ करते हैं। जो अल्कोहल है उसके साथ फिर उसको वॉश किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बैक्टीरिया में अभी भी स्टेन प्रेजेंट है वो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जिनके अंदर अब स्टेन नहीं है आफ्टर वॉश दे आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्राम स्टेन टेकअप कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एंड अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Glycocalyx differ in composition and the thickness among different bacteria। जो ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन और जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट हो सकती है बैक्टीरियाज के अंदर, डिपेंड करता है। चाहे वो मे बी लूसीट हो, इसको हम स्लैम लेयर कह देते हैं इन सम, वो कुछ के अंदर लूसीट की तरह प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम ये कहते हैं स्लैम लेयर, जबकि दूसरों के अंदर वाइल इन द अदर्स इट में बी थिक एंड टफ जिसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, और किसी के अंदर ये टफ भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती हैं जिसको हम ये कहते हैं कैप्सूल के नाम से, कैप्सूल के नाम से जानते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं यानी जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो मोर हार्मफुल होते हैं देन द स्लैम लेयर बैक्टीरिया, क्योंकि कैप्सूल जो होते हैं हमारे थिक होते हैं, टफ होते हैं, तो ये और रेजिस्टेंट प्रोवाइड करा देते हैं विद एक्सटर्नल फैक्टर से, ताकि बैक्टीरिया और ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सके, जबकि स्लैम लेयर ऐसा नहीं कर पाता है। और जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो मेनली हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, साइटो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ग्लाइकोकैलिक्स इससे मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलकर बनी होती है। द सेल वॉल determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from the bursting and collapsing। सेल वॉल मेनली शेप प्रोवाइड करा देती है सेल को,
और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि वो बचा सके बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से फिर कोलैप्स होने से। वो जो सेल वॉल हमारी बनी होती है बैक्टीरिया की मेनली पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, या फिर शॉर्ट पेप्टिडोग्लाइकन भी आता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट्स। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिव होते हैं मेनली और ये इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया है जो टेकअप करेगा बाहर से कुछ भी, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास होना पड़ेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हाईली सिलेक्टिव होती हैं और वो चूज़ करेगा किसको अंदर लेना चाहती हैं और किसको अंदर लेना नहीं चाहती हैं। यही मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर। हमारे कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी ले जाते हैं कि बताइए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है या फिर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, सिमिलर होता है टू द यूकैरियोट्स के। तो ऑप्शन दे देगा वो आपको, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या ऑप्शन हो, क्या आंसर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिमिलरली स्ट्रक्चर होती है टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। वो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मेनली किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आप इन्हें लिख लीजिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हमारी जो सेल वॉल होती है वो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन से होती है, जबकि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट से मिलकर बना होता है। एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, मीसोसोम, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बहुत सी मॉडिफिकेशंस होती हैं, बहुत सी एक्सटिंक्शंस होती हैं, बहुत सी डिफरेंशिएट फॉर्म होती हैं, जिनमें से मेसोजोम एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो एक्सटिंक्शन हो सकती हैं आर इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल और टिब्यूल और लैमेले। ये किसी की भी फॉर्म में हो सकती हैं, चाहे वो फॉर्म हो वेसिकल्स की फॉर्म में हो, चाहे फिर वो टिब्यूल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो लैमेले की फॉर्म में हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वेसिकल्स की फॉर्म में वो रखी है, यहाँ पर टिब्यूल्स की फॉर्म में। तो ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन की तरफ जा सकता है, चाहे फिर वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जाए, चाहे फिर वो टिब्यूल्स में जाए, चाहे फिर वो लैमेले के अंदर जाए। दे हेल्प इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन। ये हमारी कैसे मदद करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर मदद करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये जो मेसोसोम होता है किस किस के अंदर हेल्प कराता है, हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स के अंदर। ये याद रखिए कि पूछ लिया जाता है कि मेसोसोम के फंक्शन बताइए क्या कौन से होंगे, ऑप्शन दे देगा आपको और इसमें आपको पता लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप इन्हें याद रखिए कि जो मेसोसोम होती है वो हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ये आल्सो हेल्प कराते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके लिए ताकि वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट। तो अब तक कौन कौन से फंक्शन हो गए मेसोसोम के, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, respiration secretion process increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। जबकि कुछ प्रोकैरियोट्स लाइक चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हैं, देयर आर द मेम्ब्रेनियस एक्सटिंक्शन इनटू द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या है, अदर्स मेम्ब्रेनियस एक्सटिंक्शन हो जाती है। मैंने बताया था कि बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती है वो एक्सटिंक्शन होती हैं। ये किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्रोमेटोफोर कह देते हैं, विच कंटेन्स द पिगमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमेटोल किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है और उसका काम क्या है।
क्या है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। उसका काम क्या होता है, पिगमेंट कंटेन करना। ये भी एक इम्पोर्टेंट आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोट्स लाइक चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, उनके अंदर मेम्ब्रेनियस एक्सटिंक्शन पाई जाती है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। और उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटेन द पिगमेंट। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल होती हैं वो मूव कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन अगर वो मूव करेंगी तो उनके पास फ्लैजिला होना चाहिए। लिखा भी हुआ है कि अगर वे मोटाइल होंगी, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटिंक्शन फ्रॉम देयर सेल वॉल फ्लैजिला। और जो ये फ्लैजिला आता है वो कहाँ से आता है, सेल वॉल के एक्सटिंक्शन से। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर। तो हम याद रखेंगे कि क्या ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल की एक्सटिंक्शन होती है, जो कि इसे मोटाइल इन मूव कराने में मदद करता है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो करता है एक रेंज इन नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। तीन मेनली पार्ट से जो बैक्टीरियल फ्लैजिल होता है मिलकर बना होता है। कौन कौन से, फिलामेंट है, हुक है एंड द बेसल बॉडीज है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले इन मोटिलिटी। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो फ्लैजिला के अलावा वो और भी सरफेस मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो पिलाई की फॉर्म में और फिम्ब्रिए की फॉर्म में है। लेकिन पिलाई और फिम्ब्रिए का जो मेन फंक्शन होता है वो मोटिलिटी नहीं होता। ये मेनली किसी मदद करते हैं, अटैचमेंट के अंदर मदद करते हैं। तो पिलाई और फिम्ब्रिए का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट होता है। द पिलाई क्या होती है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। वाइल जबकि फिम्ब्रिए क्या होते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्प्राउटिंग होते हैं आउट ऑफ द सेल, जो कि निकलते हैं किससे, सेल से। कुछ सम बैक्टीरिया के अंदर दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिलाई और जो फिम्ब्रिए का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो रॉक पर हो चाहे वो होस्ट टिश्यू के अंदर हो। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। अब राइबोसोम और उसकी इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड होता है इससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय द 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ द टू सब यूनिट्स। ये 15 से 20 नैनोमीटर साइज के अंदर हो सकते हैं, जो किससे मिलकर बने होते हैं, दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, जो एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। 50s एंड 30s यूनिट, 50s यहाँ पर लार्ज यूनिट है और 30s जो है वो स्मॉल यूनिट्स हैं, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। विच आर प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म द 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो कि दोनों साथ में जोड़े हुए होते हैं, 70s राइबोसोम फॉर्म करते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि जो इन दोनों
कि अटैचमेंट में मदद करवाता है, यानी 50s और जो 30s होता है, इन दोनों को जो साथ में रखने में मदद करता है, वहाँ पर वो आयन होता है कौन सा, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 50s और 30s यूनिट्स को, मैग्नीशियम 30s एंड द 50s यूनिट्स को आपस में ग्लूड कराता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या किस चीज़ में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर मदद करता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कोल्ड पोलीराइबोसोम एंड द पोलीसोम। जब राइबोसोम, सेवरल राइबोसोम जब mRNA से अटैच हो जाते हैं तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ये, जिनको हम पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। पोलीसोम की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है क्वेश्चन की फॉर्म में। द राइबोसोम ऑफ द पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है किसका, पोलीसोम का, वो ट्रांसलेट कर जाता है किसके, mRNA के अंदर एंड द डी प्रोटीन के अंदर। ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है कि हमारा जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है, वो हमारा बनाता है पहले आरएनए। आरएनए फॉर्म डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए बना देता है, और उसके बाद ये फिर जो होता है ये आरएनए से हम यहाँ क्या बनाते हैं, उसके बाद में प्रोटीन बना दिया जाता है। क्या बनाते हैं हम यहाँ से, प्रोटीन बनाते हैं। यानी डीएनए से पहले आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। अगर हमारे पास आरएनए प्रेजेंट है तो फिर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसको हम क्लास 12th के अंदर जब जेनेटिक्स में जाएंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रिजर्व मटेरियल होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है वो इंक्लूजन बॉडी ही होता है। इंक्लूजन होते हैं जो कि होते क्या हैं, जो उनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है उन सबको साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होते नहीं हैं और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जांपल है, याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो है इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। साइनोफाइसिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड देन द ग्लाइकोजन मोलिक्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो तीन है मेनली एग्जांपल यहाँ पे, कौन कौन से, phosphate granules, साइनोफाइसिन granule and the glycogen granules. Gas vacuoles are found in the blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Gas vacuoles जो होते हैं वो मेनली किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन के अंदर पाए जाते हैं। द पर्पल और द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल जो होता है इसका मेनली जो काम होता है, क्या करता है, बुयंसी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराते हैं, बुयंसी, ताकि क्या कर सके, फ्लोट हो सके। क्या प्रोवाइड कराता है ये, बुयंसी प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड करता है, बुयंसी प्रोवाइड कराता है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सैप वैक्यूल होता है, कौन सा वैक्यूल, सैप वैक्यूल एब्सेंट होता है।
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर सेप वैक्यूल जो होता है वो अब्सेंट होता है। और मैंने अब आपको बताया दिया कि जो राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। जो अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पर। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट एंड एनिमल एंड फंगी। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, पपलू हैं, माइकोप्लाज्म है जो कि स्मॉलेस्ट सेल भी होती हैं। ऐसे यूकैरियोट्स किन किन के अंदर पाए जाते हैं, वो प्रोटिस्ट हैं हमारे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड फंगी हैं। In eukaryote cell that is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of the membrane bound organelle। क्योंकि इनके अंदर membrane bound organelle होती हैं तो इनके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इसलिए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। यूकैरियोटिक cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope। जो हमें पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मूवमेंट कराने के लिए होते हैं यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। Their genetic material is organized into chromosome। और क्रोमोसोम के अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में स्टोर रहती हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। हमें पता है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स कुछ कुछ जगह पर बहुत से डिफरेंस शो करती हैं, इसलिए हर यूकैरियोटिक सेल सिमिलर या फिर आइडेंटिकल नहीं होती हैं। Plant and animal cells are different as the former। हमने अभी भी बात की कि जो प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होती हैं, जिनमें से फॉर्मर का मतलब पहले वाली यानी प्लांट सेल की बात कर रहा है। What is cell wall plastid and the large central vacuole। तो प्लांट के अंदर मेनली क्या क्या सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं जो कि अब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। हमने देखा कि यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है कि प्लांट सेल के अंदर तुम्हारे प्लास्टिड है, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल हैं और सेल वॉल पाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे किसके अंदर एब्सेंट होती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर। जबकि दूसरी तरफ एनिमल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। और जबकि एनिमल में भी सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि एब्सेंट होता है मेनली ऑलमोस्ट जितने प्लांट हैं उनके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट ही रहता है। और जो सेंट्रियोल है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ना देन तब हम सेंट्रियोल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्लांट सेल का कि ये देखिए हमारे यहाँ पर ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है। इनकी नेमिंग याद रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चंस में। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा क्या आता है वैक्यूल होता है। और जो होती है ये हमारा मिडल लैमिला है। क्या है मिडल लैमिला, ये लिखा भी हुआ नीचे, ये रहा मिडल लैमिला। ये हमारी सेल वॉल होती हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये परिक्सोसोम है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, प्लाज्मोडेस्माटा है,
जो कि एडजेसेंट सेल के साथ कनेक्शन में हेल्प करवाता है, यानी दो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किसके थ्रू ही होता है, प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू ही होता है। और यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम परसेंट नहीं अब्सेंट होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे भी इन सब के बारे में। और ये हमारी क्या है, एनिमल सेल्स हैं, जिसमें हमारी माइक्रोविलाई हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर एब्सेंट रहते हैं, परिक्सोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन द गोल्जी apparatus। नेमिंग मेनली याद रखिएगा, क्योंकि ये डायग्राम देके आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे नेमिंग, या फिर मेनली इन सब के जो हम बारे में पढ़ेंगे तो उनके फंक्शंस भी याद रखने हैं, क्योंकि आप पूछ लेता है कि ये कौन से फंक्शन, ये ऑर्गेनली कौन से फंक्शन का बेस्ट फीचर्स होंगी, बेस्ट फंक्शन शो करेंगे, वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है, तो इनकी नेमिंग जरूर याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, यानी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। हमने पता है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने फिर उसकी डिटेल्ड स्टडी हुई, जिसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलिज्म के बारे में भी पढ़ा, और ये क्या हुआ 1950s के दौरान। मीनवाइल उसी के मध्य केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enabled साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, केमिकल स्टडीज़ करी सेल मेम्ब्रेन की, किसके ऊपर, मेनली आरबीसी के ऊपर करी, और पॉसिबल के इन्होंने डिड्यूस करा, हाइपोथेसिस दी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है वो ऐसी हो सकती हैं। फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, फिर जब उन्होंने देखा तो कुछ फंक्शन जो हुए वो शो भी हुए, वही फंक्शन जो कि इन्होंने बताए थे। These scientists show that these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। ये जो केमिकल स्टडी थी जो साइंटिस्ट ने की थी, वो क्या बताते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने को पीछे ही बताया था जब हम सेल डेवलपमेंट की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, हमारी ग्लाइकोकेलेस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट से मिलकर बनी होती हैं, और हमारी सेल वॉल जो होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल हर किसी के अंदर डिफरेंट से मिलकर बनी होती है। जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती हैं, शूड पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। हमारे जो जब हम आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, हमारे प्लांट सेल के अंदर सेल मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हमारे अंदर फंगी है, फंगी या फिर फंजाई जो भी आप बोलना चाहते हैं, उसके अंदर हमारी काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो सेल वॉल हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकन मैं आपको मेनली बता रहा हूँ वो किसके ऊपर है, बैक्टीरिया या फिर शूड पेप्टिडोग्लाइकन से। द मेजर लिपिड एंड द फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बायलेयर। तो उसका जो मेजर पार्ट होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लिपिड से और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, जो कि बायलेयर्ड के अंदर अरेंज होते हैं। 2 लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा पोलर होता है जो कि आउटर सरफेस की तरफ होता है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर, जो भी एक्वा सॉल्यूशन उनसे डरा हुआ होता है। हाइड्रो का मेनली मतलब है वाटर ही है। हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होते हैं इनर पार्ट से मिलकर बनी होती है।
This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो जो इनर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या इंश्योर कर देता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है या फिर जो नॉन पोलर टेल होते हैं किसकी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, उसको हम एक्वस इन्वायरमेंट के से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. In addition to the phospholipid membrane also contain the cholesterols. सही कि फोस्फोलिपिड्स के अलावा भी यहाँ पर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स परसेंट होते हैं. और कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर फंक्शन भी होता है. जो कोलेस्ट्रॉल्स होती हैं वो अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो तब भी कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अच्छे से करवा सकती हैं. तो कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या होता है कि लो टेम्परेचर के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे फंक्शन वो अपन उसको बिल्कुल सही ढंग से फंक्शन करवाती हैं. लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुई, डिस्कवर्ड हुई, और उसके बाद जब डिटेल स्ट्रक्चर हुआ उसके, तो उन्होंने भी यही पाया कि जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं. द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल्स. और जो रेशियो होता है कि कितने प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कितने कितने परसेंट लिपिड से मिलकर बनी होती हैं सेल मेम्ब्रेन, वो हर एक सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कंपोजिशन कैसा है. हमारे यहाँ पर इन ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% एंड द 40% लिपिड होता है. यहाँ पर मेनली दिया गया है कि जो आरबीसीज के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो कितना होता है, 52% हमारे प्रोटीन होता है, जबकि 40% हमारे आरबीसीज के अंदर लिपिड होता है. और इरेथ्रोसाइट जो होते हैं, हम आरबीसीज को इरेथ्रोसाइट भी कह देते हैं. इरेथ्रोसाइट को हम क्या कह देते हैं, आरबीसीज भी कह दे आरबीसी भी कह देते हैं आरबीसीज भी कह देते हैं. आरबीसीज का मेनली दूसरा नाम है एथ्रोसाइट्स. हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड. डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल. तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल. इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन्स वे होते हैं जो कि पार्शली और टोटली ब्यूर्ड रहते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लाई करते हैं सरफेस के ऊपर. पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर द पार्शली और टोटली ब्यूर्ड इन द मेम्ब्रेन्स के अंदर. तो याद रखिएगा कि पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से होते हैं. ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. देखिए ये हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है. तो कितने बाइलेयर हो गई, ये हमारी क्या है, प्रोटीन पेरिफेरल है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि लाई करता है किस पर, सरफेस पर. ये जो हमारी वो शुगर है, ये जो आप ये येलो येलो देख रहे हैं इसके अंदर, ये येलो येलो ये वाला, ये हमारा मेनली क्या है, कोलेस्ट्रोल है. ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है. इनकी नेमिंग याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर. An improved model of the structure of the cell membrane किसके was proposed by the Singer and the Nicholson in 1972, widely accepted as the fluid mosaic model. फिर इससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल जो दिया वो हमारे किसने दिया, सिंगर एंड द निकोलसन ने दिया 1972 के अंदर, जिसको हम मेनली किसके नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता क्या है, दैट द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड अनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसका फ्लूइड की तरह उसका क्या कराती है, मूवमेंट करा देती है. क्या कहा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर कि जे लिपिड की जो लेयर्स होती हैं, जो बायलेयर होती हैं, उसके अंदर वो क्या कराता है, क्वासी फ्लूइड नेचर बना देता है जो कि लेटरल मूवमेंट में मदद कर देता है ओवरऑल बायलेयर्स की.
This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही मूव करने की क्षमता को हम जब मेजर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी की डेफिनेशन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फ्लूइडिटी, द एबिलिटी टू मूव विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना। क्या, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view functions. और जो यही क्वासी फ्लूइड जो नेचर होता है लिपिड का, ये बहुत सारे फंक्शंस के अंदर परफॉर्म मदद करता है। क्या है उनमें से एक, वो हमारी सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस हैं, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है, एंड द सेल डिवीज़न। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। क्या कि फ्लूइड, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या क्या फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करा देती हैं। क्या, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंड देन एंडोसाइटोसिस एंड द सेल डिवीज़न। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। हमने पीछे बात करी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। और ये मेम्ब्रेन हमने पढ़ा भी है कि ये हाईली सिलेक्टिव होती हैं नेचर के अंदर, कि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउड करेंगी, चाहे वो फिर बाहर से अंदर जाने हो या फिर अंदर से बाहर जाने हो। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport. अगर ये molecules जो होते हैं ये move करते हैं across the membrane without the expenditure of energy, बिना एनर्जी यूज़ करे, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में आल्सो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर मूवमेंट होता है वाटर का तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओस्मोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ओस्मोसिस के। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन के थ्रू हम कहते हैं ओस्मोसिस। एज द पोलर मोलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड लेयर, क्योंकि जो पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो इनको रिक्वायर्स होता है कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। A few ions of molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। जो जबकि कुछ पोलर मोलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि जो लिपिड बायलेयर से क्या होते हैं, पास नहीं कर पाते। उनके मूवमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स जरूरत है। हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स ये क्या किस चीज़ में मदद करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करवाते हैं। A few ions or the molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process। जबकि कुछ आयंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी चीज़ को मूव करा जाएगा तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जिस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कह देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका क्या एग्जांपल हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो
किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए इवोल्यूशन क्लासेस के अंदर, ताकि और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने पढ़ाया आपको उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम फिर से इनका रिवीजन करेंगे कि हमने दोनों क्लासों के अंदर क्या पढ़ा, और फिर हम नेक्स्ट से चालू करेंगे। तो वैसे ही पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए नीट 2021 के लिए भी और नीट 2022 के लिए भी। तब तक आप आराम से पढ़ें। टिल देन, गुड बाय।